तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त ये साइंस का टेस्ट हुआ था 82। इसी का क्या है कि आज टेस्ट पेपर आप प्लस स्कोर कार्ड लेकर के आए हैं, ठीक है, यानी कि आपका रैंक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टेस्ट पेपर देख लेंगे, टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेंगे, देख लेते हैं कि क्या है सही और क्या है गलत, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जिसने टेस्ट दिया है उन सभी का क्या करते हैं कि रैंक कार्ड दिखा देंगे। तो क्या कीजिएगा कि वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा, और जो लोग नए हैं अगर आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोस्त बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है टेस्ट, इसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कहां से होगा टेस्ट, ये आपको हम टेस्ट पेपर देखने के बाद बता देंगे या टेस्ट पेपर के दौरान ही बता देंगे, तो कम से कम बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं टेस्ट पेपर, फिर स्कोर कार्ड आपका रैंक कार्ड हम दिखा देंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका टेस्ट पेपर में आया था, देखिएगा, देख लीजिए, ये टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए लिया गया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। जी हाँ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है, इसमें से हमको बताना है कि ये कौन सा है। पहला तक लीजिए, पहला दे दिया है आपको जूल्स का नियम, जूल का नियम, दूसरा दे दिया है ओम का नियम, तीसरा दे दिया है फैराडे का नियम, चौथा आपको दे दिया है इसमें न्यूटन का नियम। दोस्त किससे संबंधित है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो संबंधित है वो जूल्स के लॉ से है। किससे है, जूल्स के लॉ से। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, जूल्स के लॉ से। अब जान लीजिए कि जूल्स का लॉ आखिर होता क्या है। देखिए आप पढ़े होइएगा H बराबर जो है I² RT, ये जूल्स के लॉ से ही निकलता है। तो इसमें H क्या है कि हीट है, उष्मा है। तो उष्मा जो है इसमें क्या होता है ना कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरी नंबर बात की उष्मा जो है ये समानुपाती आपका प्रतिरोध का होता है और टेम्परेचर का, ये आपके जूल्स के लॉ से ही निकलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, जूल्स के लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो टेस्ट में लिया गया था। देख लीजिए ये टेस्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व जो है अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला इसमें जो एलिमेंट है वो कार्बन है। ये आपका फोर्थ नंबर क्या है, कार्बन। कार्बन दोस्त सबसे ज्यादा एलिमेंट बनाता है। अब जान लीजिए ये चीजें कि पूरे आपका अगर पृथ्वी की बात कर ले, पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर ले, तो कार्बन जो होता है वो 15वां 15 ठीक है स्थान रखता है सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये कहिए कि पृथ्वी क्रस्ट पे। अब पहले नंबर पे कौन पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट पे जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये 15वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर कंपाउंड बनाने की बात आ जाए तो जान लीजिए कंपाउंड बनाने पे सबसे ज्यादा आपका कार्बन ही आएगा। लगभग जान लीजिए कि 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड बनाने की क्षमता इस कार्बन में होता है, 10 मिलियन से भी ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो टेस्ट पेपर में दिया गया था। देख लीजिए ये टेस्ट पेपर का अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त, ये चीज कह रहा है कि एक विराम अवस्था में स्थित पिंड में क्या हो सकता है। जी हाँ, अगर कोई पिंड, कोई बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में बना हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है, इसमें से ऑप्शन देखना है, चुनना है। तो देखिए पहला तक आता है चाल, जो रेस्ट पोजीशन में बना हुआ है वो उसमें तो स्पीड हो ही नहीं सकता है, वेलोसिटी हो ही नहीं सकता है, मोमेंटम हो ही नहीं सकता है। होगा कौन, तो ऊर्जा होगा। ऊर्जा कैसे होगा, जान लीजिए, ऊर्जा दो रूप में निहित होता है किसी भी बॉडी में। एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है जो गति के कारण उसमें प्राप्त होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है जो स्थिति यानी कि अपने विराम में रहते हुए उसमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो विराम में रहते हुए एनर्जी प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे नाम नहीं दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा कि आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन ऊर्जा दे दिया है, एनर्जी दे दिया है, इसलिए आपका ये फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई भी अगर बड़ी रेस्ट में है तो उसमें एनर्जी रहता ही है, तो रेस्ट के कारण जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और गति के कारण जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कह रहा है इसमें कि मेडलिफ के अपनी तालिका में कहता है कि किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सके थे। तो देखिए मेडलिफ जो है अपनी तालिका में आपको बताते हैं किसका सही स्थान नहीं दिया था। देखिए मेडलिफ साहब जो है हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए थे, ये थर्ड नंबर क्या, हाइड्रोजन को जान लीजिए कि आखिर सही स्थान क्यों नहीं दे पाए थे मेडलिफ साहब। देखिए मेडलिफ साहब का कहना यह चीजें था
कि जिसके लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है वो हाइड्रोजनिक ग्रुप में आता है। जैसे कि हाइड्रोजनिक ग्रुप में आप जानते होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो उसको हाइड्रोजन ग्रुप में शामिल कर रहे थे। तो उनको सोचा कि चलो ठीक है, इसको बाद में जो स्थान कहीं दे दिया जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। इसलिए जो है इसका जो है इस एलिमेंट्स का हाइड्रोजन का सही स्थान मेंडलीव साहब नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब ज्यादा समय भी नहीं है, तैयारी हमें जोर शोर से भी करना है। टेस्ट तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज भी टेस्ट जो है आपका 83 एक्टिव है, तो जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। जो लोग रेगुलर बने रहते हैं, पहले से बने हुए हैं, वो तो उनको तो पता ही होगा कि आज स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर आया है, तो टेस्ट तो एक्टिव होगा ही, तो वो जाकर के टेस्ट दे लेंगे। लेकिन क्या है कि जो लोग पुराने हैं, नए हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि टेस्ट कहां से होगा कहां से नहीं होगा, तो उनको हम बताते हैं। देखिएगा, ये आपका एप्लीकेशन है ERCB सर के नाम से। ठीक है, इस ERCB सर के नाम से है, तो इसको क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आपको टेस्ट देना है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा टेस्ट देने में ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो दोस्त क्या कीजिएगा कि यहां पे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे क्या कीजिएगा, कॉल या मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, हमें कीजिएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल निसंकोच कीजिएगा इसमें, मतलब किसी तरह का संकोच मत कीजिएगा कि कैसे कॉल करे ना करे, डर लगता है, बहुत लोगों को ऐसे होता है फीलिंग, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपके फ्रेंडली जो है बात करते हैं सभी से, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग हमसे कॉल करते हैं, बात करते हैं, हेल्प लेते हैं कि कैसे क्या करना है, सबको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जो लोग इंस्टॉल कर रखे हैं दोस्त, जाकर के कम से कम रेटिंग दे दीजिएगा एप्लीकेशन पे कि क्या रेटिंग होना चाहिए इस एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे हम मेहनत करवा रहे हैं, आप लोगों को टेस्ट ले रहे हैं, तो क्या होता है ना होता है, उस तरह का रेटिंग कम से कम एप्लीकेशन पे जाकर के दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हम इसी बात पे नहीं उलझते हैं, आगे चलना है, क्योंकि हमें पढ़ाई ज्यादा करना है, कम समय भी है। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब डैश ATM के बराबर होता है, डैश ATM होता है। तो समुद्र तल पे आप देखे होइएगा, कहीं कहीं जैसे रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई रहती है, तो वह वायुमंडलीय दाब होता है, वहां से उसकी ऊंचाई लिखी होती है। तो एक जो है समुद्र तल पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 ATM होता है। कितना होता है, 1 ATM होता है। ये सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 ATM। और ये चीजें तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं, पता है ना। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि आपको वायुमंडलीय दाब किससे मेजर करते हैं, तो ये बैरोमीटर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने प्रदर्शित किया था कि भिन्न द्रव्यमान, मतलब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को अगर समान ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो वो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। ये किसने सबसे पहले प्रमाणित किया था, सबसे पहले दिया था, प्रदर्शित किया था। देखिए, ये सबसे जो पहले उन्होंने प्रयोग किया था अपने दैनिक जीवन में, सबसे पहले ये निष्कर्ष जो निकाल करके दिए थे, ये थे हमारे गैलीलियो साहब। कौन थे, गैलीली साहब थे। ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, उन्होंने ही बताया था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने दैनिक जीवन में क्या किया था कि एक जो है बंद बोतल में उन्होंने पंख के दोनों को एक साथ गिराया था, तो एक साथ गिरा था, सेम द्रव्यमान का, सेम मास का था। ठीक है, तो उन्हीं का ये निष्कर्ष निकला हुआ है कि अगर वायु में किसी तरह का अवरोध न हो और दोनों मास को, अगर इक्वल मास है, दोनों को एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक साथ जमीन पर आएंगे। ये गैलीलियो साहब ने ही प्रमाणित किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्ध्वाधर कहते हैं ऊर्ध्वपातन से गुजर सकता है। ऊर्ध्वपातन आप समझते होइएगा, सब्लिमेशन किसे कहते हैं दोस्त। पहले तो सब्लिमेशन समझ लेना है कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं, फिर इसमें से ऑप्शन में से हमें चुन लेना है कि कौन इसमें जो है सब्लिमेशन को दर्शा सकता है। अगर आपको एक नाम दे दिया जाता तो सब्लिमेशन चुटकी बजा के मार सकते थे। सब्लिमेशन का मतलब ये चीजें होता है दोस्त कि कोई भी अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है तो अगर वह द्रव में ना आकर के सीधा डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता हो, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझिए, कोई किसी भी आप ठोस को जब हीट कीजिएगा तो वो पहले लिक्विड में आता है, लिक्विड में आने के बाद वो गैस फॉर्म में आता है किसी भी ठोस को। लेकिन क्या है कि ऐसे कुछ ठोस होते हैं जिन्हें गर्म कीजिएगा तो वो लिक्विड अवस्था में ना आकर के सीधा क्या होता है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है ना दोस्त, वो कपूर होता है। क्या होता है, कपूर सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। अगर वही कपूर आपको इस ऑप्शन में दे देता है तो आप चुटकी बजा के मार देते कि ये ऑप्शन सही है।
ठीक है। लेकिन जान लीजिए इसमें आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को दोस्त गर्म कीजिएगा ठोस को, तो वो लिक्विड अवस्था में नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट गैसीय अवस्था में आएगा, जो सब्लिमेशन को दर्शाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है कि उससे पीट करके पतली चादर में बदला जा सकता है, क्या कहलाता है। किसी भी धातु को खूब पीटिए, पीट पीट करके चादर के रूप में फैला दीजिए, तो वो फैलाव होता है ना पीटने पे, तो उस गुण को, धातु का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है। जान लीजिए, वैसे तो आसानी तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं कि आघात वर्धनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीय। लेकिन अगर ऑप्शन में देखा जाए तो आघात वर्धनीय नहीं दिया हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि मैटेबिलिटी जरूर दे दिया है, तो मैटेबिलिटी याद रखिएगा ये चीज। सेकेंड नंबर मैटेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीय कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते देखिए ऐसे ही तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जिसका प्रचलित नाम है वो न देकर के उसका उपनाम आपको ऑप्शन में दे देगा, तो उसको क्या करना होगा कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जितने भी है उसको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर जो आते हुए क्वेश्चन छोड़ के चले जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन ही समझ में नहीं आएगा कि ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ रखे हैं आप। चलिए अगला देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का कहता है कि पीएच मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है, मतलब कि आपका 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 7 मतलब कि उदासीन होता है, न क्षार होता है न अम्लीय होता है, मतलब उदासीन होता है। अगर 7 से कम रहता तो वो अम्लीय होता, 7 से ऊपर जाता तो क्षारीय होता। ये है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है। जी हाँ, इसमें से देख लीजिएगा आपको 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो संयोजी उत्तक में है। ठीक है, लेकिन एक जो है जो संयोजी उत्तक में नहीं है, तो इसमें से कौन है ये बताना है। देख लीजिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर जो मांसपेशी देख रहे हैं यह संयोजी उत्तक में नहीं आता है, संयोजी उत्तक में नहीं आता है। आखिर किस उत्तक में आता है? ये मांसपेशी उत्तक जो है पेशीय उत्तक में आता है। किसमें? पेशीय उत्तक में आता है। तो ध्यान रखिएगा ये संयोजी उत्तक ना होकर के पेशीय उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है कि 2 वस्तुओं के बीच अगर आकर्षण बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं। 2 वस्तुओं के बीच अगर आकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, इससे जो है दोस्त फॉर्मूला भी दे देता है आपको, उस पे जो है आपको बनाना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इससे घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो देखिए 2 वस्तुओं के बीच अगर आकर्षण बल लगता है तो दोस्त उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब समझ लीजिए कि ये किसने दिया था। देखिए ये दिया था सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण है वो प्रत्येक कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, और जिस बल से आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे बताए थे ना आपको कि 2 पिंड है, उसका द्रव्यमान m1 m2 है, उसके बीच फोर्स लग रहा है, अब बीच की दूरी उसका क्या है कि d है। ठीक है, तो क्या होता फॉर्मूला, F बराबर जो है कैपिटल G इंटू स्मॉल m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, या d स्क्वायर का, ये डिस्टेंस का। तो ये होता है, ये सबसे यही होगा आपका 2 पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्त, सारे क्वेश्चन टेस्ट के इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको तो फिजिक्स का हम क्या कर रहे हैं कि रिपीट भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं PYQs के हिसाब से, जिससे आपको पता लग सके कि हाँ कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बार। सारे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, तो पिछले दिन पढ़ाए थे, अब अगले दिन जो है फिर आपको जो है सेट नया लेकर के आएंगे। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। सही बता रहे हैं आपको, जब एग्जाम होगा सारे क्वेश्चन का रिव्यू कराएंगे हम, जितना भी पढ़ा रखे हैं, किस सेट से कौन क्वेश्चन आ रहा है सब आपका रिव्यू करवा देंगे। फिर आप कहिएगा कि सच में यहां से साइंस का क्वेश्चन आया है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ साइंस का कंप्लीट करवा रहे हैं। साइंस जितना पढ़ा दिए दोस्त उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है, जितना अभी तक के पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी बेनिफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहता है कि इससे अधिक होती है। इसमें से किसका होता है? अल्ट्रासोनिक आपका वेव हो जाए, साउंड वेव है, तो इसमें रेंज जो होता है, इसमें रेंज किससे अधिक होती है? अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक मतलब जानते होइएगा, अल्ट्रासोनिक को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। प्राश्रव्य, परा मतलब कि ज्यादा होता है,
पराश्रव्य मतलब ज्यादा होता है, श्रव्य मतलब चलो रेंज में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंग जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है, जिससे मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य जो ध्वनि सुनता है उसका रेंज जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होता है, उसी के बीच के रेंज को सुनता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज को नहीं सुनते कुछ जानवर, कुछ पक्षी जो है इस साउंड का जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका क्या होगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है दोस्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइपोमेट्रोपिया की स्थिति में कहता है प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए हाइपोमेट्रोपिया जब होता है तो जान लीजिए कि उसका फोकस लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो रेटिना के बाहर, रेटिना के पीछे कहिए कि क्या होता है ना कि प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। और मांसपेशियां जो होती है वो शिथिल हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये चीजें, तो इंपॉर्टेंट है। अगर वही जो है आपको मेट्रोपिया कह देता है तो वो निकट दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया करने का क्या मतलब है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु काफी दिखाई देगी लेकिन नजदीक की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, तो दूर दृष्टि दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। पूछा जाता है कभी कभी ये पूछ देते हैं कि हाइपोमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। ध्यान रखिएगा, मेट्रोपिया पूछ देगा तो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें फोकल लेंथ कम जाता है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब रेटिना से ठीक पहले बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष में रेटिना के बाहर बनता है क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाता है, पीछे तक बढ़ जाता है, रेटिना के पीछे बढ़ जाता है, तो पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए काफी दूर तक क्या होता है कि देख पाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, रेटिना के पीछे। इंपॉर्टेंट है दोस्त, जितने भी टेस्ट में दिए गए हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य का कहता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है उत्पादन करता है। देखिए मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन जो होता है दोस्त एक तरह का हार्मोन होता है, तो ये हार्मोन कहां से निकलता है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक आपका बताते हैं कि करेक्ट क्या होगा। देखिए बहुत लोग अंडकोश की थैली मार दिया है, अंडकोश की थैली नहीं, अंडकोश अगर दे देता तो अंडकोश हम मार देते, और ये गलत किया है लोगों ने, अंडकोश मार दिया, अंडकोश की थैली मार दिया। अंडकोश की थैली से एस्ट्रोजन जो है उत्पादन नहीं होता हार्मोन, बल्कि होता है ब्रीसन से, जिसे अंडकोश भी कहा जाता है, मान के चलिए। तो ये चीजें हैं, अंडकोश में होता है, अंडकोश की थैली नहीं, या ब्रीसन कह सकते हैं, ये थर्ड नंबर, ठीक है। तो ब्रीसन जो है आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्त ये सारे जो है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं और लोग इसी में से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हम लोगों को एकदम बिल्कुल पैसेंस रख करके एग्जाम कंडक्ट कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, यह ध्यान रखिएगा कि नहीं अरे देर हो रही है, सारे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत तरह के थॉट आना शुरू हो जाएगा। सारे थॉट को बाहर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा अपने एग्जाम पे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है उसे पकड़ के चलिएगा, बता देंगे आपको कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। 1-2 दिन एग्जाम से पहले ही बता देंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टेस्ट का। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, ये कहता है कि बच्चों में लिंग इस बात से निर्धारित होगा कि उनके परिवार से क्या विरासत में मिला है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, विरासत में क्या मिलता है जिससे किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। देखिए दूसरे तरीका से ये क्वेश्चन पूछ दिया है, पूछता सीधा तो ये भी पूछ सकता था ना क्वेश्चन कि बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है विरासत में, परिवार की विरासत देने के क्या मतलब है, क्वेश्चन को घुमाना। लेकिन अच्छा है, परिवार में क्या चीज आपको विरासत में मिला है जिससे आपका लिंग निर्धारित होता है, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। तो ये पिता के गुणसूत्र से, पिता के क्रोमोसोम से क्या होता है कि लिंग निर्धारित होता है, ठीक है। किससे? पिता से, फादर से। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, फादर से। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समय संबंधित समीकरण है। बहुत अच्छा है, देखिए इसमें समय संबंधित कहता है, ध्यान रखिएगा समय से संबंधित आपको जो है क्या है कि इक्वेशन चुनना है। तो पहला नंबर इक्वेशन देख लीजिए, कहता है 2as बराबर v² माइनस u²। ये तो होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर कहता है कि s बराबर ut प्लस हाफ at²। जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है, समय स्थिति से संबंधित यही रखता है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। तो ये पूछे गए जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि यदि किसी ठोस का द्रव्यमान अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग 2 गुना 4 गुना आधा अपरिवर्तित मार दिया है,
लेकिन जान लीजिए ये चीजें कि आखिर कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये आपको हम बता देंगे। देखिए घनत्व का पहले फॉर्मूला जान लीजिए, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त। घनत्व यानी डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ये आपका होता है घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसमें किसको दुगुना कर रहा है, द्रव्यमान को दुगुना कर रहा है, तो द्रव्यमान को दुगुना कर दीजिए तो क्या दुगुना हो जाएगा, आयतन भी दुगुना हो जाएगा। क्या होगा, घनत्व, आयतन कहते हैं, घनत्व भी दुगुना हो जाएगा, डेंसिटी भी दुगुना। अगर द्रव्यमान को गुना करते हैं, दो गुना करते हैं, द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे तो डेंसिटी भी 4 गुना होगा, 10 गुना करेंगे 10 गुना होगा। देख लीजिए बराबर में है। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें भी, क्योंकि यहां द्रव्यमान को दोगुना कर रहा है तो आपका आंसर भी क्या होगा कि दोगुना ही होगा। ये फर्स्ट नंबर आंसर, ठीक है। तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट का। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दो पिंडों के बीच बल जो है कहता है कि सदैव क्या होता है। तो देखिए दो पिंड अगर लग रहा है बल, तो उसके बीच जो बल लगता है तो क्या होता है, किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या होता है कि हमेशा बराबर और विपरीत होता है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ पढ़े होइएगा। टक्कर उक्कर भी होता है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे होता है कि जितना फोर्स ये एक दूसरे पर लगाता है उतना ही फोर्स एक दूसरे पे ये लगते रहता है। तो बराबर ही लगता है लेकिन विपरीत दिशा में भी लगता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि किसी पिंड पर एक समान बल लगाने पर वह एक समान गति से चलता है, ये किसको इंडिकेट करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी वस्तु पर अगर एक समान बल लगाते हैं तो वह एक समान गति से चलते रहता है, ये त्वरण को इंडिकेट करता है। किसे, त्वरण को। क्यों, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, मतलब कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, F बराबर m इंटू ए। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं कि बल कहते हैं। तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना उसका द्रव्यमान जो है क्या होगा कि गुना होकर के उसको एक्सेलरेट करेगा। बल कम लगाएंगे तो त्वरण भी इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा होता है। देखिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो डायमंड होता है। कौन होता है, डायमंड होता है, हीरा होता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड क्या है दोस्त, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का आप रूप तो आपको पता ही है कि डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है ये बताना है। पहला देख लीजिए, पहला नंबर पर आपको ये चीजें दे दिया है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक कैपिटल जी क्या इस पे निर्भर करता है। दूसरा नंबर मास दे दिया है एम उस पे, या द्रव्यमान जो है पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम दे दिया है और वस्तु का द्रव्यमान जो है स्मॉल एम दे दिया है उस पे, या पृथ्वी के त्रिज्या पे। जान लीजिए ये चीजें कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के कारण जो त्वरण स्मॉल जी का मान जो होता है दोस्त इस सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिएगा 3 ही दिया है, ए बी सी करके। तो इसमें जान लीजिए कि ए बी सी डी ये सभी पे डिपेंड करता है। नहीं, एबीसीडी पे डिपेंड नहीं करता। ये चारों में से आपको एक तो पहला नंबर डिपेंड करेगा, दूसरा नंबर करेगा और चौथा नंबर करेगा। ठीक है, ये पृथ्वी के आपका जो है वस्तु के जो द्रव्यमान होता है उस पर डिपेंड, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ये तो पता है ना कि वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, चाहे उसको कहीं भी उठा पटक कर दीजिए उसका चेंज नहीं होता है। तो ये 3 नंबर छोड़ दीजिएगा, पहला, दूसरा और चौथा, ये चीज पे जो है क्या होता है कि डिपेंड करता है। ऑप्शन ये आपका 4th नंबर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का कहता है अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए निर्वात में कह रहा है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हमेशा अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में जान लीजिए कि 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। ये सेकेंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी जान लीजिए कि किसी माध्यम में निर्वात का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। तो 1 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 से अधिक होता है। सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये कहता है कि दूर स्थित इमारत है, उसकी पूरी छवि निश्चित रूप से किसका उपयोग करके देखी जा सकती है। ठीक है, काफी दूर स्थित है, बहुत बड़ा इमारत है, उसका पूरा जो है क्या है कि दर्पण में छवि बनना है, तो वो किस दर्पण में बन सकता है। तो ये बनता है उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में। फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण में आप जानते होइएगा कि ड्राइवर जो होता है साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करता है। क्यों, क्योंकि पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र जो होता है वो शीशा पे जो है उत्तल दर्पण पे बनता है। वो प्रतिबिंब क्या होता है कि सीधा बनता है। अब बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है पीछे का वो छोटा बनता है, सीधा बनता है। इसलिए क्या होता है कि
ड्राइवर लोग जो होता है वाहन के रूप में, साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। तो हमें बहुत बड़ा इमारत देखना है, उसकी छवि पूरी देखनी है, तो आपको उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उत्तल दर्पण का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें कहता है कि तो गतिमान कण क्या होते हैं। उसमें जो कण गतिमान होता है, मोशन में होता है, वो कण क्या होता है। देखिए, जब भी किसी आपको जो है तार में या किसी भी कंडक्टर में धारा अगर प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, तो उसमें जानिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो गतिमान में होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि दोस्त गतिमान होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं टेस्ट का, देखिएगा। ये है आपका 25वां टेस्ट क्वेश्चन दोस्त। 25 क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो 6-7 मिनट का टाइम रहता है। 7 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन को डील करना होता है। ठीक है, साइंस का, स्पेशल साइंस का यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है, करवाया जा रहा है एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। आज भी आपका 83 नंबर टेस्ट एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये चीजें कहा जा रहा है कि कूलम्ब जूल प्रति कूलम्ब कहता है किसके मान के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति कूलम्ब किसका आखिर मान होता है, ये हमें बताना है। देख लीजिए, इसमें बहुत लोगों ने कंफ्यूज हो गया है और बहुत लोग सही जवाब भी दिए हैं। सही जवाब इसका जो होगा जूल प्रति कूलम्ब, ये दोस्त सेकेंड नंबर का होगा। क्या? ये सेकेंड नंबर आपका जो होगा वाट का होता है। और वाट का कैसे होता है ये भी जान लीजिए। आप पढ़े होइएगा विभवांतर। विभवांतर में क्या कहा जाता है कि किसी भी आवेश को अनंत से उठा करके किसी भी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या होता है, विभव कहलाता है। और दो विभवों के बीच के विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभव को किससे इंडिकेट करते हैं? V से। V बराबर क्या होता है दोस्त? V बराबर क्या होता है कि Q/T होता है। क्या होता है? Q/T होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यही से क्या होता है कि जूल प्रति कूलम्ब जो है आपका क्या होता है कि आता है W/Q होता है ना। हाँ, W/V बराबर है W/Q होता है। तो ये W का क्या होगा कि जूल हो गया, और Q क्या है कि आवेश है, किसी भी आवेश को उठा करके लाने में किया गया कार्य है। तो ये W/Q, Q का आवेश होता है, Q का कूलम्ब होता है। तो जूल प्रति कूलम्ब हो गया किसका? वोल्ट का। विभवांतर का विभव होता है, विभव को V में हम लोग सूचित करते हैं, अब V वोल्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त क्या था कि ये क्वेश्चन आपका क्या था कि इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इतने क्वेश्चन जो है टेस्ट में दिए गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो क्या कीजिएगा ना दोस्त कि टेस्ट आज 83 नंबर एक्टिव है, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। इस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्त, इसी एप्लीकेशन पे टेस्ट होता है। अब चलिए हम आपको क्या करते हैं ना दोस्त कि टेस्ट पेपर दिखा देते हैं कि जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उन सभी का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट क्या करते हैं कि दिखा देते हैं। चलिए दिखाते हैं स्कोर कार्ड में, देखिएगा रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड, अपना नंबर देख लीजिएगा। क्योंकि ज्यादा लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल में बहुत सारे लोग क्या थे कि बिजी थे। हम भी एक दिन जो है टेस्ट ड्रॉप कर दिए थे, लेकिन आज से बिल्कुल रेगुलर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। हाँ, देख लीजिए, इसमें आप रैंक कार्ड देख लीजिए, इसमें स्कोर भी देख लीजिएगा अपना कितना नंबर लेके आए हैं और कितने लोगों के बीच आप शामिल हैं। देखिए इसमें पहले नंबर पे जो आज है दोस्त, ये है मृत्युंजय कुमार जो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे शिशु प्रिया है। तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा शंकर कुमार प्रजापति है। चौथा नंबर पे देख लीजिएगा आपका दीपक कुमार है। पांचवें नंबर पे संजीव भाई है। छठे नंबर पे रोशन कुमार भाई है। छठे नंबर पे रोशन कुमार है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से सभी लोग क्या कीजिए टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिएगा। चलिए अगले नंबर पे देख लीजिएगा, अगले नंबर पे विक्रम यादव है जो 7वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे अगर बात करें तो मोनू है। उसके बाद 9वें नंबर पे देख लीजिएगा कि अंकज कुमार है। 10वें नंबर पे देख लीजिएगा, 10वें नंबर पे एमडी आजाद भाई है। 11वें नंबर पे हरिओम भाई है। 12वें नंबर पे ये राहुल साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से सभी लोग क्या कीजिए कि टेस्ट में भाग लेते रहिए। अब समय कम है, इसलिए जितना हो सके यहीं पे गलती जो भी करना है यहां पे कर लीजिए। एग्जाम में मत कीजिएगा, एग्जाम में बार बार मौका नहीं मिलेगा, यहां आपको मौका मिलेगा बार बार। ठीक है, गलती करने का, सुधारने का, इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। वहां पे आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वहां बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। 13 नंबर पे अजीत कुमार है। 14 नंबर पे मंटू साहब है। उसके बाद 15 नंबर पे जो है एमडी राजीव भाई है। उसके बाद जो है आपका 16 नंबर पे दोस्त, 16 नंबर पे पंकज भाई है। उसके बाद 17 नंबर पे जो है आपका ये राज मुन्ना साहब है। 18 नंबर पे दोस्त, 18 नंबर पे मुरेंद्र वर्मा जो जिला बदायूं से है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ तो सुधार किए हैं आप। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 19 नंबर पे आपका क्या है कि नितिन भाई है। उसके बाद जो है 20 नंबर पे ये मुकेश मल्होत्रा साहब है। 21 नंबर की अगर बात कर ले तो अरविंद कुमार साहब है। 22 नंबर पे देख लीजिएगा कि संदीप यादव साहब। 23 नंबर पे आरजू है। उसके बाद जो है 24 नंबर पे अनिल कुमार साहब है। बहुत अच्छा है, इसी तरह से मेहनत सभी लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिएगा 25 नंबर पे ये विष्णु कुमार साहब है। 26 नंबर पे जो है सम्राट बुद्धू साहब है। 27 नंबर पे क्या है कि क्लेमेंट भाई साहब है जो बिलासपुर से है। 28 नंबर पे ये सुबोध भाई है। 29 नंबर पे देख लीजिएगा 29 नंबर पे ये संजीव राय है। उसके बाद जो है आपका 30 नंबर पे ये कुंदन किशोरी भाई है। बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा है। बहुत लोग पार्टिसिपेट किए हैं टेस्ट में, अच्छा लगता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपको 31 पे क्या है कि पवन चंद्रवंशी साहब है। 32 नंबर पे देख लीजिएगा कि एमडी राजमणि है। उसके बाद आपका देख लीजिएगा 33 नंबर पे ये कालीनाथ साहब है। उसके बाद 34 नंबर पे रोशन साहब है। 35 नंबर पे देख लीजिएगा योगेश साहब है, लिमजे साहब। उसके बाद 36 नंबर पे देख लीजिएगा कि इंद्रजीत साहब है। 36 पे इंद्रजीत साहब है। बहुत अच्छा है, मेहनत ऐसे ही जारी रखिए। एग्जाम का डेट आ चुका है, समय कम है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 37 नंबर पे अनुराग बोधी साहब है। 37 नंबर पे देख लीजिएगा कि नितिन भाई है। 38 नंबर पे नितिन है, नितिन कय है, हमने चेक किया था। उसके बाद 39 नंबर पे देख लीजिएगा कि जितेंद्र साहब जो यूपी से है। उसके बाद 40 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि तिक्रम साहब है। उसके बाद 41 नंबर पे देख लीजिएगा कि 41 पे भी तिक्रम साहब है। भाई कैसे दो बार दे दियो तिक्रम मरांडी साहब। 42 नंबर पे देख लीजिएगा, 52 नंबर पे जो है आपका 42 नंबर पे राहुल साहब है, ठीक है, राहुल साहब मंजे। चलिए इसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 43 नंबर पे ये गुड्डू यादव है। उसके बाद 44 नंबर पे ये जाहिद है। 45 नंबर पे देख लीजिएगा 45 नंबर पे जो है ये डॉली यादव है। उसके बाद 46 नंबर पे जो है अनूप कुमार है। उसके बाद 47 नंबर पे देख लीजिएगा कि विपिन साहब है। उसके बाद 48 नंबर पे देख लीजिएगा कि भूषण साहब है। 48 नंबर पे भूषण साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए 49 नंबर पे देख लीजिएगा आगे 49 नंबर पे हरिमोहन भाई है। उसके बाद 50 नंबर पे देख लीजिएगा 50 नंबर पे जो है विनय जो यूपी से है। 51 नंबर पे ये जावेद साहब है। उसको जो है 52 नंबर पे देख लीजिएगा पूर्णिमा सिंह है। 53 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका तुलसी साहब है, तुलसी साहब। उसके बाद 54 नंबर पे जो है ये मनोज साहब है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं सभी लोग जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्त। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 55 नंबर पे ये राजकुमार साहब है। 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि धीरेश चंद्र जो सोनभद्रा से है। 58 नंबर पे देख लीजिएगा 58 नंबर पे पी कुमार साहब है। 59 नंबर पे देख लीजिएगा आपका 59 पे आशुतोष साहब है। उसके बाद 60 नंबर पे देख लीजिएगा कि पवन जो हनुमानगढ़ से है। पवन हनुमानगढ़ से काफी समय से जो है लंबे समय से टेस्ट में भाग ले रहे हैं। जब से टेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से पवन हनुमानगढ़ से टेस्ट देते रहते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 61 नंबर पे राकेश साहब है। 62 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि अखिल तिवारी साहब है। उसका 63 नंबर पे देख लीजिएगा कि राहुल कुमार है। 64 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका सुदामा माली साहब है। उसका 65 नंबर पे देख लीजिएगा कि संदीप साहब है। उसका जो है 66 नंबर पे ये भागवत साहब है। बहुत अच्छा है भागवत साहब, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब समय भी नहीं है तो कोशिश कीजिए थोड़ा ज्यादा देर पढ़ने का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि आपका 67 नंबर पे अजीत यादव साहब है। उसको 68 नंबर पे देख लीजिएगा कि सन्नी सिंह साहब है। उसको 69 नंबर पे देख लीजिएगा इंद्रजीत साहब है। उसको 70 नंबर पे लालमणि साहब है। उसको 71 नंबर पे ये कमलेश भाई है। उसको 72 नंबर पे देख लीजिएगा रत्नाकर भाई है। बहुत अच्छा है रत्नाकर भाई, थोड़ा सा और मेहनत बूस्ट कीजिए, ठीक है। अब तो समय भी नहीं है, कितना आपको कहे, शुरू से ही समझाते आ रहे हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 73 नंबर पे ये जावेद भाई है। 74 नंबर की अगर बात कर लेते हैं विपुल साहब है। 75 नंबर पे देख लीजिएगा रंजय साहब है। 76 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो अनुभव भाई है। उसके बाद जो है 77 नंबर पे जो है ये परवेज आलम भाई है। उसको 78 नंबर पे जो है ये रिंकू कुमार साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग वैसे यहाँ पे लगे हुए हैं तो एग्जाम में काफी हेल्प तो मिलेगा, इतना तो है ही, मिलेगा, बिल्कुल हेल्प मिलेगा दोस्त। चलिए उसके बाद देख लीजिए 79 नंबर पे अंजू कुमार साहब है। उसके बाद 80 नंबर पे जो है आयुष कुमार है। उसके बाद 81 नंबर पे देख लीजिएगा कि सुभाष साहब है। उसके बाद 82 नंबर पे जो है आज विष्णु कुमार साहब है। 83 नंबर पे देख लीजिएगा 83 नंबर पे अनिल कुमार है। और 84 नंबर पे जो है दोस्त आज गौतम साहब है। कौन है? गौतम साहब। एक लोग और है जो आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए। ये लास्ट है क्योंकि ज्यादा लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे क्योंकि फेस्टिवल था, इस वजह से 85 लोग जो है अटेम्प्ट किए हैं। 85 नंबर में आपका क्या है कि प्रमोद भाई है, ठीक है। तो इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में
भाग लिए, फेस्टिवल होते हुए भी, फेस्टिवल होते हुए भी ये लोग इतने एक्टिव थे टेस्ट देने के लिए। बहुत अच्छा, क्योंकि सोचे हैं कि नहीं, फेस्टिवल के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी भी सही से निभाएंगे। जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं उस काम को आपने अच्छे से निभाया है, बहुत अच्छा है दोस्त। इसी तरह का जुनून होना चाहिए, चाहे मार्क्स आए ना आए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन एक जुनून सबके सर पे सवार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो तेज घोड़ा दौड़ता है वही रेस में आगे निकले, जो निरंतरण बना रहता है, जो कंटिन्यूअसली बना रहता है, वो भी रेस में एक दिन जरूर जीतता है दोस्त। इसलिए तेज दौड़ने वाले को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जो कछुए के चाल और खरगोश की चाल तो पढ़े होइएगा, इससे ज्यादा हम क्या एग्जांपल दे सके। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा दोस्त। तो जाइए फटाफट क्या है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करके आज जो 83 नंबर टेस्ट है उसे जाकर के अटेम्प्ट कीजिए। और हाँ, एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्त, स्टार जरूर दे दीजिएगा, रिव्यू जरूर दे दीजिएगा, बहुत मदद मिलती है आप लोगों से, तो अच्छा रहेगा। हमें भी अच्छा लगता है जब स्टार देते हैं कि हाँ चलिए ये टीचर मतलब कि ये है, हमें गाइड कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, या कि जो भी आपके दिमाग में आता है वो उस पे कम से कम स्टार पे दे दीजिएगा, अच्छा लगता है मुझे। चलिए क्या करते हैं दोस्त कि हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट चला है वो हम लेकर के आएंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।